फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग आज टुडे जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था, मादा जनन तंत्र, उस मादा जनन तंत्र के अंदर बेटा हम लोगों ने अंडाशय की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे। और आंतरिक संरचना के अंदर अपन लोगों ने स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा कितने भागों में बटा हुआ होता है और कौन कौन से आवरण इस अंडाशय के चारों ओर पाए जाते हैं, ये हम लोग बेटा लास्ट क्लास तक क्लियर कर चुके थे। क्लियर? यहाँ तक यानी कोई डाउट हो तो बताओ। आज के बड़े अपन लोग, तो आज अपन लोग कंटिन्यू टॉपिक वही चल रहा है आप लोगों के, है ना, अंडाशय की आंतरिक संरचना, उसी के अंदर अपन लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों को कोई हेडिंग मेंशन नहीं करनी है। अब हम लोग आगे जो डिस्कस कर रहे बेटा वो ये है कि अंडाशय के अंदर जो जनन उपकला नामक जो आवरण या स्तर पाया जाता है, इसी से आपके प्रारंभिक पुटिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो कब होता है? भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। लेकिन इनका जो परिपक्वन है, इनका जो विकास है, वो लैंगिक परिपक्वता के बाद होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट करोगे, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना कि जनन उपकला से प्रारंभिक पुटिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है, भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है। परंतु इनका विकास लैंगिक परिपक्वता आने के बाद होता है। लेकिन इनका विकास कब होगा? लैंगिक परिपक्वता आने के बाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पुटिकाओं में निरंतर विभाजन होता है। इन पुटिकाओं में निरंतर विभाजन होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन होता है। और इनमें से एक पुटिका आकार में बड़ी हो जाती है। इनमें से एक पुटिका आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? ऊगोनिया कहते हैं। क्लियर? तो जनन उपकला की कोशिकाओं में फिर क्या होगा? जो पुटिकाएं बनी हैं उनमें विभाजन होंगे। विभाजनों के बाद क्या होगी? एक कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाएगी और उस बड़े आकार की कोशिका को बेटा क्या कहा जाता है? ऊगोनिया कहा जाता है। अब इस ऊगोनिया के चारों ओर जो शेष पुटिकाएं हैं वो क्या होती हैं? एकत्रित हो जाती हैं। शेष पुटिकाएं इसके चारों ओर क्या होती हैं? एकत्रित हो जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आगे? तथा शेष पुटिका कोशिकाएं इसके चारों ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। इसके चारों ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। परिपक्व पुटक को ग्राफियन पुटक एकत्रित हो जाती हैं तथा परिपक्व पुटक को ग्राफियन पुटिका, अंग्रेजी में बोले तो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका कहते हैं। तथा इस पुटिका के चारों ओर स्थित, इस ग्राफियन पुटिका के चारों ओर स्थित तथा इस पुटिका के चारों ओर स्थित जो बहुस्तरीय आवरण है, क्या है? बहुस्तरीय आवरण है। इस बहुस्तरीय आवरण को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहा जाता है। इसके चारों ओर जो बहुस्तरीय आवरण है उसे क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा।
मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। तो क्या लिखा आप लोगों ने इसके बाद कि इन पुटकाओं के चारों ओर स्थित बहुस्तरीय आवरण को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट, इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इससे आपको बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, सीक्रेशन होगा, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ये चीज अपन को मेंशन करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाओगे, इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा नामक आवरण से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। जो क्या करेंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। आगे हम लोग देखें अब कि धीरे धीरे अब क्या होगा, जो ऊगोनिया हैं और जो आपके ग्राफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा हैं, इनके मध्य में एक गुहा का निर्माण होगा। क्या होता है, एक गुहा का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करेंगे आप लोग, ऊसाइट एवं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के मध्य एक गुहा का निर्माण होता है, जिसे एंट्रम, जिसे क्या बोलते हैं, एंट्रम अथवा पुटिका गुहा अथवा पुटिका गुहा कहते हैं। फॉलिकल कैविटी कहते हैं। इस गुहा में एक रंगहीन, इस गुहा के अंदर क्या होगा, एक रंगहीन कलरलेस द्रव, जिसे बोलते हैं पुटिकीय द्रव, इस गुहा में एक रंगहीन द्रव, पुटिकीय द्रव, फॉलिकल फ्लूइड भरा रहता है। क्लियर। अगला पॉइंट क्या मेंशन करना है हम लोगों को कि ऊगोनिया के चारों ओर पुटिकाओं का केवल एक स्तर पाया जाता है। ऊगोनिया के चारों ओर केवल पुटिकाओं का एक स्तर पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये याद रखना आपको, है ना, आगे भी आएगा जब बेटा आप लोग एग मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, अंड कलाओं वाला, वहां पर आएगा। तो कोरोना रेडिएटा एक एग मेम्ब्रेन बन के आती, मेम्ब्रेन है। तो आप लोगों ने ये लिखा है कि ऊगोनिया के चारों ओर केवल एक आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन लोग, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना आप लोगों को कि जो ग्राफियन पुटिकाएं अपन लोगों ने देखी थी, ग्राफियन फॉलिकल, तो इस ग्राफियन फॉलिकल में अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे प्राथमिक ऊसाइट और द्वितीयक ऊसाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, ग्राफियन पुटिका में अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा प्राथमिक ऊसाइट एवं द्वितीयक ऊसाइट का निर्माण होता है, जो कि अगुणित होते हैं। प्राथमिक ऊसाइट और द्वितीयक ऊसाइट दोनों ही क्या होते हैं बेटा, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस हो गया। तो ग्राफियन फुटक कैसा होगा, याद रखना, द्विगुणित होगा। आगे हम लोग कह रहे हैं
कि यह द्वितीयक oocyte, अब जो द्वितीयक oocyte बना है यह द्वितीयक oocyte ग्राफियन पुटिका को तोड़कर अंडाशय से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यह द्वितीयक जो oocyte है ये ग्राफियन पुटिका को तोड़कर अंडाशय से बाहर निकलकर उदर गुहा में मुक्त हो जाता है, जिससे अंडोत्सर्ग, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन कहते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग क्या है। तो द्वितीयक oocyte का ग्राफियन पुटिका को तोड़कर उदर गुहा में मुक्त होना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्लियर। अंडोत्सर्ग के, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात, यानी द्वितीयक oocyte के मुक्त होने के बाद, इस तरह से लिख लेना आप लोग चाहो तो, कि द्वितीयक oocyte के मुक्त होने के बाद शेष बची हुई पुटिकाएं एक अस्थायी पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती हैं। एक अस्थायी पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो परत रचना बनेगी ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं। और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होता है बेटा, एक तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन, और एक आपके एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, इनका स्त्रावन, क्योंकि ग्रंथि है तो हार्मोनों का स्त्रावन तो करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या बनाओगे, यह ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोनों का, यह ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोनों का स्त्रावन करती है, सीक्रेशन करती है। अगला पॉइंट, ये कैसे बनती है पीले रंग की रचना, वो हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीयक oocyte जिस जगह से बाहर निकलता है, द्वितीयक oocyte ग्राफियन पुटिका को तोड़कर जिस जगह से बाहर निकलेगा अंडाशय से, तो द्वितीयक oocyte जिस जगह से बाहर निकलता है वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है। वहां क्या होता है, एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। वह पीले रंग के कण यहाँ एकत्रित हो जाते हैं, जिसे ल्यूटिन कहते हैं। इन पीले रंगों के एकत्रित होने से जो रचना बनेगी उन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूटिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ल्यूटिन कहते हैं। इसी के कारण शेष बची हुई पुटिकाओं को कार्पस ल्यूटियम, इसी के कारण जो शेष बची हुई पुटिकाएं हैं उन्हें कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंडक, हिंदी में बोले तो पीत पिंडक, पीत इसलिए बोला क्योंकि ये पीले कलर के होते हैं ना, तो याद रखना कार्पस ल्यूटियम कैसे रंग की रचना है, तो पीले रंग की रचना है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, तो कैसी आपके अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोनों का सीक्रेशन करती है। क्लियर। आगे देखो, यदि द्वितीयक oocyte, आगे हम लोग क्या कह रहे हैं, यदि द्वितीयक oocyte निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेता, यदि सेकेंडरी oocyte निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो कार्पस ल्यूटियम विघटित होकर, ये कार्पस ल्यूटियम विघटित होकर एक श्वेत संरचना में बदल जाता है, जिसे कार्पस एल्विकेंस कहते हैं, जिसे कार्पस एल्विकेंस, जिसे क्या बोलेंगे, कार्पस एल्विकेंस कहते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन कम हो जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रावन कम हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से भी हम लोगों ने अंडाशय की जो आपके आंतरिक संरचना है उस आंतरिक संरचना को आज कंप्लीट किया है। बाहरी संरचना हम लोग लास्ट क्लास में और आंतरिक संरचना का कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज अपन लोगों ने जनन उपकला
से हम लोगों ने बात की थी कि जनन उपकला से किस तरह से अंडाशय के अंदर रचनाएं परिवर्तित होती हैं। क्लियर। एनसीईआरटी का आपको इमेज भी दिखा दिया था, वो इमेज आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करना है। जो एनसीईआरटी में आपके अंडाशय का आंतरिक काट का जो सेक्शन दिया हुआ है वो आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है ना। इसके आफ्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।